In this class, we'll be studying about the various events of reproduction, and of those, the most important events are these 9 events. That is, these 9 events are the most important events in terms of reproduction in humans. That is, humans के अंदर बच्चे के जन्म के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए ये सारे 9 जो यहाँ पे प्रोसेसेस हमने पढ़ने हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इनके बिना ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है. दैट इज, इफ एनी ऑफ दीज प्रोसेसेस, forget about all of these processes, if a single process will not happen, if any of these processes are missing, then the birth of the child will not happen. So you can imagine how important all these processes are. So obviously there are other processes also apart from these 9 which are important for the birth of the baby, but these 9 are major events. That is, without these events, parturition or birth or the delivery of the child cannot occur. So let's start first from the first event, and that is the gametogenesis. तो हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है. गैमीट्स के बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे, आइसोगैमीट्स, एनाइसोगैमीट्स, हेटेरोगैमीट और द oogamete, और बहुत डिफरेंट टाइप के गैमीट्स हमने पढ़े थे. तो ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस में होता है oogomy. oogomy का मतलब होता है कि एक बड़ा सा इमोटाइल लार्ज साइज ओवम होगा. So the ovum will be large size and the small will be the head will be the small sperm. So humans में क्या हो रहा है? So these are the normal features of the ovum and sperm. तो स्पर्म क्या होता है? बहुत ही छोटे साइज का होता है और ये मोटाइल होता है, मतलब ट्रैवल कर सकता है. ओवम क्या होता है? बहुत लार्ज साइज का होता है लेकिन वो इमोटाइल होता है. स्पर्म कैनॉट, ओवम कैनॉट ट्रैवल. सो इस तरह के जब गैमीट्स फर्टिलाइज करते हैं, तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 इन स्टैंडर्ड 12th कि इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं oogomy. सो बेसिकली ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस में oogomy होता है, जहां पर एक छोटा सा मोटाइल मेल गैमीट एक बड़े से लार्ज इमोटाइल फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है. तो सच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज oogomy. तो oogomy में यहाँ पर इन दोनों गैमीट्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ओवम या हम एग बोल सकते हैं या ओवा बोले, और स्पर्म, तो स्पर्म का बनना या ओवम का बनना उसे हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस. तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, या गैमीट्स को हम कहते हैं सेक्स सेल्स. तो सेक्स सेल्स 2 टाइप के हैं, एक मेल वाले जिनमें कि स्पर्म्स बन रहे हैं, तो स्पर्म्स के फॉर्मेशन को हमने कहा है स्पर्मेटोजेनेसिस. फिर दूसरे साइड बन रहा है ओवम, तो ओवम के फॉर्मेशन को हम कहेंगे oogenesis, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग्स. तो oogenesis प्लस स्पर्मेटोजेनेसिस रेफर्स टू गैमीटोजेनेसिस इन ह्यूमंस, यानी कि यहाँ पर there would be formation of male sex cells called sperms and female sex cells called ovum. So this is the first and one of the most important event in reproduction in the case of humans. Now we come to the second one, and that is the insemination. हमने पढ़ा था अपने चैप्टर 1 में कि एल्गा के अंदर या ब्रायोफाइट्स में जो गैमीट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं. तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब दोनों मोटाइल होते हैं तो दोनों ट्रैवल कर सकते हैं. तो वैसे केस को हमने कहा था आइसोगेमी, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों पानी में यानी कि वाटर मीडियम में ट्रैवल करके एक दूसरे के पास आ सकता था. लेकिन ह्यूमंस तो पानी में रहते नहीं है, यानी कि यहाँ गैमीट्स का ट्रांसफर खुद से करना होगा. तो यहाँ पर फीमेल गैमीट मेल को ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि मेल गैमीट फीमेल को ट्रांसफर होता है. सो यहाँ पर एक तरह का इंसेमिनेशन को हम गैमीट ट्रांसफर कह सकते हैं. चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था गैमीटोजेनेसिस के बाद गैमीट ट्रांसफर. तो गैमीट ट्रांसफर ही हो रहा है यहाँ पर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. तो यहाँ पे फीमेल गैमीट का ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ मेल गैमीट का ट्रांसफर होता है, और मेल जो बॉडी या मेल पर्सन खुद ट्रांसफर करता है. एंड दिस प्रोसेस नॉर्मली कॉल्ड एज कॉप्युलेशन, या जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में सेक्स कहते हैं, उसी को हम बायो में
उन्हें कॉपुलेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंसेमिनेशन हो रहा है ये बेसिकली सेक्स के प्रोसेस से होता है। सो सेक्स रेफर्स आल्सो टू द जेंडर, लेकिन यहाँ पर कॉमन लैंग्वेज में या डे टू डे लैंग्वेज में वी रेफर टू द इंसेमिनेशन और द कॉपुलेशन एज सेक्स। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल इवेंट होता है उसी से मेल गैमीट फीमेल को ट्रांसफर होता है। सो दिस इज द सेकंड स्टेप। नाउ द थर्ड स्टेप, तो ये जो स्पर्म है और ओवम के साथ बन रहा है तो फ्यूज कर रहा है, तो क्या बनाएगा, यहाँ पे ये बनाएगा जाइगोट। तो स्पर्म का ओवम के साथ जुड़ना या फ्यूजन होना उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया हमारा थर्ड इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। अब उसके बाद आते हैं जो चौथा इवेंट है, दैट इज कॉल्ड एज क्लीवेज। तो क्लीवेज में क्या होता है कि बेसिकली जो जाइगोट बना है यहां पर, तो इस जाइगोट के अंदर बहुत ही तेजी से डिविजन होंगे, यानी कि 2 सेल का होगा, फिर 2 के बाद 4 सेल का होगा, फिर 4 के बाद 8 सेल का होगा, तो इसके बाद इसी तरीके से 16 सेल का हो जाएगा ये। तो इसी तरीके से जाइगोट जो है उसके अंदर बहुत रैपिड डिविजन्स हो रहे हैं। तो ये जब 8 to 16 सेल स्टेज हो जाएगा, उसके बाद 32 फिर 64 के आसपास, तो जाइगोट का इतना रैपिड डिवीजन, दिस इज कॉल्ड एज क्लीवेज। तो यहां पर जाइगोट में रैपिड माइटोटिक डिविजन्स हो रहे हैं। सो यहां पर जो डिविजन्स हैं वो हैं माइटोटिक डिविजन्स, इन्हें हम कहते हैं क्लीवेज। और ये क्या करते हैं, हमारे पास जाइगोट बना था, जाइगोट को ट्रांसफॉर्म कर दिया इन्होंने ब्लास्टुला के फॉर्म में। So this transformation that occurs from zygote to blastula, this is known as the cleavage division, and we will later see that there are various types of cleavage division and humans में एक certain type का cleavage division होता है। Now we come to the implantation। जब ये ब्लास्टुला बन गया या ब्लास्टोसिस्ट बन गया, तो ब्लास्टोसिस्ट को न्यूट्रिशन चाहिए। ये कि किसी एग के बर्ड्स के एग की तरह नहीं होता है कि बर्ड्स के एग में इतना सारा न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमंस में हम देखेंगे कि इसे एलिसिथल एग कहते हैं। तो एलिसिथल एग में यॉक या जो न्यूट्रिशन होता है वो नहीं होता है। तो उस ब्लास्टोसिस्ट को चाहिए न्यूट्रिशन या ब्लास्टुला को। तो हम आगे जाके इस चैप्टर में ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। यहां पर हम कह सकते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट दोनों कह सकते हैं, बट दोनों सेम नहीं होते हैं। तो हमारा जो ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट बना है उसे चाहिए नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। तो वो नरिशमेंट लेने के लिए मदर पे डिपेंडेंट होगा। तो मदर से नरिशमेंट लेने के लिए कोई मीडियम होना चाहिए, कोई ट्रांसफरिंग एजेंट होना चाहिए। उस ट्रांसफर करने वाले को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के लिए बेसिकली क्या होगा, इम्प्लांटेशन क्यों होगा, इम्प्लांटेशन इसलिए होगा क्योंकि उस ब्लास्टुला को चाहिए नरिशमेंट। तो उस नरिशमेंट के लिए वो मदर से जुड़ जाएगा, और उस ब्लास्टुला का मदर से जुड़ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, दैट इज अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल। अब अटैच तो हो गया है, लेकिन वहां पे कोई तो स्ट्रक्चर या मीडियम होना चाहिए ना, जो कि मदर से न्यूट्रिशन को बच्चे को दे या बच्चे से एक्सक्रीटरी वेस्ट को मदर को दे। तो उस स्ट्रक्चर को जो कि मदर से न्यूट्रिशन बच्चे को देता है और बच्चे से वेस्ट मदर को देता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा, एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। सो दिस इज द 6th इवेंट इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहां तक हमने देखा कि मदर और बच्चे के बीच का अब एक कनेक्शन बन चुका है। तो जब प्लेसेंटा बन गया है तो मदर और बच्चे, यानी कि जो हमारा फ्यूचर चाइल्ड होने वाला है, या ब्लास्टुला बोले या उसे ब्लास्टोसिस्ट कह सकते हैं, तो 6th प्रोसेस तक हमने क्या पढ़ा कि जो मदर है और ब्लास्टुला है उनके बीच में कनेक्शन बन गया है। आगे के इवेंट्स जो भी होंगे वो मेनली बच्चे में होंगे, यानी कि प्लेसेंटेशन एक इंपॉर्टेंट फेज है, एक ट्रांजिशन फेज होता है जो कि एस्टैब्लिश कर देता है मदर और बच्चे के बीच में कनेक्शन को। आफ्टर प्लेसेंटेशन वी हैव टू स्टडी अबाउट गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना पड़ेगा।
हमारा जो ब्लास्टुला होता है या ब्लास्टोसिस्ट होता है वो थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखता है। तो बेसिकली हमारे ब्लास्टुला में दो पार्ट होते हैं। इस बाहर वाले लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, इस बाहर वाला जो लेयर है हमारा ब्लैक कलर के सेल से उसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाला जो लेयर है इसे कहते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास। सो दिस इज आवर ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट के बीच के क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो दिस इज ब्लास्टुला एंड नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट गैस्ट्रुला। तो जो बाहर वाला लेयर होता है वो तो रहेगा ही, लेकिन गैस्ट्रुला में एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। तो बेसिकली ये इस तरह के सेल्स तो नहीं होते, ऑब्वियसली यहाँ पे सेल्स का अरेंजमेंट होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 लेयर बन गए हैं। सबसे बाहर वाले को हम कहते हैं एक्टोडर्म, फिर बीच वाले को बोलते हैं मेसोडर्म, उसके अंदर वाले को बोलते हैं एंडोडर्म। तो जो गैस्ट्रुला होता है, गैस्ट्रुला के स्टेज पर यही 3 लेयर होते हैं। तो ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का बनना कहलाता है गैस्ट्रुलेशन, और गैस्ट्रुलेशन हमें काफी डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो कन्वर्जन ऑफ ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला विद 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। तो ये 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स किन्हें कहते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। सबसे बाहर में एक्टो है, सबसे अंदर में एंडो है, बीच में मेसो है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में कि 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं एनिमल्स, एक को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक और दूसरे को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म नहीं पाया जाता है, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये तीनों पाए जाते हैं। तो बेसिकली ह्यूमंस जो होते हैं वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि हमारे गैस्ट्रुला के अंदर 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होते हैं जो कि हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। नॉर्मली जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि पॉरीफेरा जिसमें आपने स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि सीलेंट्रेट्स या जिसे आपने निडारिया भी कहा होगा जिसके अंदर हाइड्रा या जेलीफिशेस ये सब चीजें आती हैं। तो वो सारे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन जो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ अर्थ पे और हायर ऑर्गेनिजम्स आए तो वो हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बेसिकली गैस्ट्रुला हम क्यों पढ़ रहे हैं? गैस्ट्रुला इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ह्यूमंस क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमारे गैस्ट्रुला के अंदर 3 लेयर और 3 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इस 3 लेयर का बनना ब्लास्टुला से, दिस इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रुलेशन। और इस ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर हमें इस चैप्टर में बाद में डिटेल में पढ़ना है। हम यहाँ वहां देखेंगे कि ट्रोफोब्लास्ट बस एक कवरिंग होता है, जो बच्चे का फॉर्मेशन होता है इसी इनर सेल मास से होता है, और अल्टीमेटली इसी इनर सेल मास से ये सारे तीनों लेयर बनते हैं। ये हम इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बस मेजर इवेंट्स को देख रहे हैं जो कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, जो कि बच्चे के जन्म के लिए बहुत नेसेसरी है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस गैस्ट्रुलेशन, यानी कि ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में कैसे कन्वर्ट होता है। नाउ इस जो ब्लास्टुला बना है या फिर इसके बाद जो गैस्ट्रुला बना है, इस गैस्ट्रुला में तो कोई ऑर्गन है ही नहीं, लेकिन आप बच्चे को देखते हो तो बच्चे के अंदर हेड होता है यानी कि ब्रेन होता है, उसके अंदर हार्ट और उसके जो हाथ पैर होते हैं, सर होते हैं, आंख, नाक, मुंह, कान, उंगलियां, ये सारे स्ट्रक्चर आप किसी बच्चे में ऑब्जर्व करते हो। तो ये जो 3 लेयर हमने देखा है, इन्हीं तीनों लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे। यानी कि जो हम बच्चे को देखते हैं या किसी ह्यूमन को देखते हैं, उसके बॉडी के अंदर हर एक स्ट्रक्चर इन्हीं तीनों लेयर से बनता है। तो इसके कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे हमारा जो एक्टोडर्म है हमारा नर्वस सिस्टम को बनाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को यही फॉर्म करता है मेनली। 1-2 एक्सेप्शन को छोड़ के हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है एक्टोडर्म से। उसके अलावा हमारे स्किन का जो ऊपर वाला लेयर होता है जिसे आप एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस ऑफ स्किन। इसके अलावा जो हमारा नेल्स है, हमारा हेयर्स है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को कौन फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है एक्टोडर्म। फिर हमारे जो दांत होते हैं, हमारे टीथ की जो आउटर लेयर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज इनामल।
तो इनेमल को भी एक्टोडर्म ही फॉर्म करता है। सो इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स एक्टोडर्म के द्वारा फॉर्म होते हैं। देन एक्टोडर्म के अंदर आता है मेसोडर्म। तो मेसोडर्म से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल मसल्स, हमारा हार्ट, हमारा ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, ये सारा कौन बनाता है? ये बनाता है हमारा मेसोडर्म। तो मेसोडर्म में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, तो ऐसे टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज। तो इसे भी फॉर्म करता है हमारा मेसोडर्म। और बचा फिर एंडोडर्म। तो एंडोडर्म जनरली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का एपिथेलियम फॉर्म करता है, जैसे कि हमारा ईसोफेगस, हमारा स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन, इनका जो एपिथेलियल लाइनिंग होता है वो हमारा एंडोडर्म फॉर्म करता है। सो बेसिकली ये जो 3 लेयर हैं गैस्ट्रुला में, इनसे इन सभी ऑर्गन्स का जो बनना हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। यानी कि इन तीनों लेयर से हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, ब्लड, बोन, जो भी चीजें स्ट्रक्चर है उनका बनना कहलाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द लास्ट थिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज पार्च्यूरेशन, जिसे हम डिलीवरी भी बोलते हैं या हम नॉर्मल टर्म्स में डे टू डे लैंग्वेज में इसे बर्थ कहते हैं, यानी कि बच्चे का जन्म कहते हैं। बायो में पार्च्यूरेशन भी कहते हैं इसे। तो पार्च्यूरेशन में क्या होता है? बेसिकली एक्सपल्शन ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस। यहाँ पे फुली डेवलप्ड का मतलब ये है कि उसमें सारे ऑर्गन्स जो बनने थे बन चुके हैं और उनका एक्सपल्शन यानी कि यूट्रस के बाहर निकाला जाएगा उस फुली फॉर्म्ड फीटस को, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्च्यूरेशन। और ये कब होता है? ये जेस्टेशन पीरियड के एंड पर होता है। जेस्टेशन पीरियड वो पीरियड को कहते हैं जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है, वहां से लेकर जब बच्चे का जन्म होता है, इस पूरे पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। ह्यूमंस में जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो अप्रॉक्स 40 वीक्स का होता है या 280 डेज का आप कह सकते हो, या फिर आप नॉर्मली 9 मंथ्स का भी कह सकते हो। तो ऑब्वियसली प्लस माइनस 10 डेज होते हैं। अगर आप 280 डेज की बात कर रहे हो तो प्लस माइनस 7 to 10 डेज होते हैं। अगर आप 40 वीक्स की बात कर रहे हो तो वहां पे प्लस माइनस 1 वीक होता है। तो इट्स नॉट कि 280 डेज ही होंगे, 270 या 290 भी हो सकते हैं। तो जेस्टेशन पीरियड को हम नॉर्मली कहते हैं प्रेगनेंसी पीरियड डे टू डे लैंग्वेजेस में। तो जेस्टेशन पीरियड के एंड पे जब बच्चे का माँ के यूट्रस से एक्सपल्शन होता है, जब बाहर आता है बच्चा माँ के यूट्रस से, देन दैट प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज पार्च्यूरेशन। और पार्च्यूरेशन में बेसिकली यूट्रस जो होता है जिसके अंदर बच्चा लोकेटेड होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। यूट्रस के वॉल्स काफी, जो सेंटर पार्ट होता है यूट्रस के वॉल का, वो काफी थिक होता है, एंड दैट थिक वॉल contracts that expels the baby or the fetus outside the uterus, and that event is known as parturition. So इस चैप्टर में इसके बाद से हम जो भी पढ़ेंगे इन्हीं सब इवेंट में से किसी एक इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, ओवोजेनेसिस पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस चैप्टर में हमें जो भी पढ़ना है उन सभी प्रोसेसेस में या फिर उन सभी कंटेंट्स में इन्हीं में से किसी एक के अंदर आएगा। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर ओवरी के अंदर हम पढ़ेंगे ओवोजेनेसिस। उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और लाइकवाइज जो बाकी के प्रोसेसेस हैं। तो इस पूरे चैप्टर में यही 9 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, और इन 9 टॉपिक्स में क्या क्या या फिर कौन कौन से फॉर्म होंगे, स्ट्रक्चर्स या कब होंगे, उनके लिए कौन से हार्मोन्स होंगे, किस हार्मोन से क्या इफेक्ट होगा। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में यही 9 इवेंट्स हमें आगे काम आएंगे। यानी कि अब हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे हमारे पहले पार्ट से, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस।
लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में होगा जिसे हम टेस्टिस कहेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि गैमेटोजेनेसिस पढ़ने के पहले हमें उस स्ट्रक्चर को तो पढ़ना होगा ना जिसके अंदर ये होगा, तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं टेस्टिस। और टेस्टिस वाले पूरे सिस्टम को, जो कि उसके एक्सेसरी डक्ट्स के साथ कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस पढ़ने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना होगा, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो नाउ आफ्टर दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।